वेलकम टू एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर। पुलिस एवं प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं एक वीडियो में आपको मिल जाएंगे। और मैंने आपसे कहा था कि 8 तारीख से आपकी क्लासें स्टार्ट हो गई, तो आज से जितनी भी क्लासें चल रही हैं वो आपके लिए कैप्सूल के हिसाब से चल रही हैं। आप ये समझिएगा कि आपको कैप्सूल मिल रहा है और उसका पूरा आपको लाभ कहाँ मिलेगा, पेपर में मिलेगा। तो गलती से भी एक प्रश्न मिस नहीं करना है। और दोस्त आपको बता दूं कि वही प्रश्न मैं लेकर आ रहा हूं जो पेपर में छपे हैं और छपेंगे, और उससे संबंधित जितने प्रश्न हैं सभी को आपको टॉपिक वाइज वीडियो दिया जा रहा है। तो एक भी प्रश्न मिस नहीं करना है, हर प्रश्न को हम देखेंगे। तो पुलिस एवं प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित जितने प्रश्न हैं आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि कम से कम 500 लाइक होना चाहिए, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट से ही हम लोगों के अंदर मोटिवेशन आता है और अच्छा से अच्छा कंटेंट लाने का प्रयास करते हैं। तो चलिए पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित को शीर्ष से तल तक उनके पदानुक्रम के अनुसार लिखें। पहला पुलिस उपाधीक्षक, अपर पुलिस अधीक्षक और पुलिस उप महानिरीक्षक। तो इसमें आपको बताना है कि सबसे पहले आपको किस क्रम में रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले आएगा पुलिस उप महानिरीक्षक जो कि डी में दिया गया है, उसके बाद पुलिस अधीक्षक जो कि सी में दिया गया है, उसके बाद आएगा अपर पुलिस अधीक्षक जो कि बी में दिया गया है, उसके बाद आएगा पुलिस उपाधीक्षक जो कि ए में दिया गया है। तो डी सी बी ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर देना है, भारतीय वायुसेना का वह एकमात्र अधिकारी कौन है जिसे फील्ड मार्शल की पदवी के बराबर 5 सितारा श्रेणी पर पदोन्नत किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या तो हो जाएंगे अर्जुन सिंह, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया था। और आपको याद रखना है, अर्जुन सिंह 1965 में जो भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था इसमें ये शामिल थे। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई की जांच से संबंधित न्यायिक शक्तियां किसमें निहित है जो अधिकार और कर्तव्य प्रदान करती हैं। तो पहला है भारतीय प्रतिरक्षा अधिनियम 1915, गलत है। नागरिक प्रतिरक्षा अधिनियम गैर कानूनी होगा। दिल्ली पुलिस विभाग अधिनियम होगा, जो कि इसमें सी में नहीं दिया गया। डी इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि इसमें नहीं दिया गया है, दिल्ली पुलिस अधिनियम। तो आंसर आपको याद कर लेना है, दिल्ली विशेष पुलिस अधिनियम 1946। ठीक है, दिल्ली विशेष स्थापना पुलिस अधिनियम याद कर लेना 1946 होगा, जो कि इन तीनों में नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, भारतीय प्रशासनिक सेवा को परिवीक्षाधीन अधिकारियों का प्रशिक्षण कहाँ होता है। आपको बताना इन चारों में। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मसूरी, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के अग्रणी तहकीकात संबंधी पुलिस संस्था कौन सी है। इसका आंसर आपको बताना है। तो तहकीकात संबंधी पुलिस जो है वो है केंद्रीय जांच ब्यूरो, जिसे हम सीबीआई का नाम देते हैं। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, इनमें से कौन सा केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के बारे में सही नहीं है। सीबीआई के बारे में सही नहीं है। तो पहला दिया गया, यह केंद्रीय सरकार की प्रमुख जांच एजेंसी है, जो कि बिल्कुल सही है। इसमें 3 विभाग हैं, भ्रष्टाचार विरोधी विभाग, विशेष अपराध विभाग, आर्थिक अपराध विभाग, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा, यह सर्वोच्च न्यायालय के मार्गदर्शन के तहत एक स्वायत्त निकाय के रूप में कार्य करता है, जो कि बिल्कुल गलत है। सर्वोच्च न्यायालय वाला बिल्कुल गलत है। अगला है, इसे क्रमिक पेंशन और शिकायत मंत्रालय के अधीन रखा गया है, ये भी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो इसमें सी जो दिया गया है, सी नहीं है, तो इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर देना, केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के संस्थापक निदेशक कौन थे। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डीपी कोहली, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, नौकरशाही प्रणाली के अंतर्गत काम करने वाले लोगों की वो युक्तियां और सिफारिशें हैं जो फाइलों में लिखी होती हैं और जिनकी वजह से सरकारी गतिविधियां सक्रिय होती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है। तो उन्हें कहा जाता है ज्ञापन, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस के लिए संवर्ग नियंत्रित करने वाला प्राधिकरण कौन सा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा गृह मंत्रालय। और एक पॉइंट इससे आपको याद कर लेना है कि ये अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 के अनुसार होता है। वर्तमान में कुल 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं। कौन कौन से? पहला है भारतीय प्रशासनिक सेवा। इसमें कौन कौन से हैं? इस विभाग का नियंत्रण क्रमिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय द्वारा होता है। दूसरा है भारतीय पुलिस सेवा, जिसे हम आईपीएस कहते हैं। इस विभाग को गृह मंत्रालय के अधीन रखा गया है। तीसरा है भारतीय वन सेवा। इसे विभाग का नियंत्रण प्राधिकारी पर्यावरण मंत्रालय के अधीन है। ठीक है, इन तीनों पॉइंट को आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय पुलिस सेवा में कितने स्टेट कैडर होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी 24, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा औद्योगिक सुरक्षा बल दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? देखिए यहाँ पे औद्योगिक सुरक्षा कहा गया है, इसलिए यहाँ पे गलती नहीं करना है। औद्योगिक जो हो जाएगा तो वो हो जाएगा CISF केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की आज़ादी के बाद सिविल सेवा के पहले प्रमुख कौन थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा NR पिल्ले, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर देना है। भारतीय अपराध जांच विभाग, जिसे हम CID भी कहते हैं, तो CID का जनक किसे माना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राय बहादुर पंडित शंभुनाथ को, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो देखिए वर्तमान में उत्तर प्रदेश का जो पुलिस का मुख्यालय स्थित है वो स्थित है लखनऊ में। ठीक है, कहाँ पे है? लखनऊ में है। लेकिन आपसे पूछा जाए उत्तर प्रदेश पुलिस का पुराना मुख्यालय लखनऊ से पहले कहाँ था, तो प्रयागराज में, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। लेकिन नया मुख्यालय बन गया है वो। अब अगर आपसे प्रश्न बनेगा तो आपको याद रखना है लखनऊ में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्ह में कौन सा जानवर का चित्र है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मछली, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा यूपी पुलिस विभाग की चयन प्रक्रिया के चरणों में से एक नहीं है? तो शारीरिक परीक्षण भी होता है, आयु पात्रता भी होती है, शैक्षिक योग्यता भी है, लेकिन भाषा परीक्षण यहाँ नहीं किया जाता है। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक ध्वज में 2 रंग होते हैं, लाल और, तो लाल के बाद एक नीला होता है, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा कांस्टेबल सिविल पुलिस की नियुक्ति में शारीरिक क्षमता परीक्षा में पुरुष अभ्यर्थियों को दौड़ने की ज़रूरत होती है। तो हमें पता है 25 मिनट में 4800 मीटर, जिसे हम 4.8 किलोमीटर भी कह सकते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ पे स्थित है? इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हैदराबाद। इसकी स्थापना 15 सितंबर 1948 में किया गया था। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस साल में भारतीय इंपीरियल पुलिस को भारतीय पुलिस सेवा IPS के द्वारा बदल दिया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सन 1948 ईस्वी में, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय पुलिस सेवा IPS के लिए नियंत्रण प्राधिकारी होते हैं। भारतीय पुलिस सेवा IPS के लिए नियंत्रण प्राधिकारी होते हैं, तो कौन आपको बताना है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गृह मंत्रालय से, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। क्योंकि मैंने आपसे बताया जो IPS होता है वो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, और जो IS होता है वो कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, और एक होता है IFS पर्यावरण के मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ये सभी पॉइंट को याद रख लेना है, प्रश्न बन सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बंगलुरु में, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला प्रश्न है, पुलिस महानिरीक्षक की रैंक की अधिकारी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश को पुलिस जोनों में बांटा गया है। इन जोनों की संख्या कितनी है?
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी सेवा अखिल भारतीय सेवा मानी जाती है? अखिल भारतीय सेवा, तो मैंने आपसे बताया कि अखिल भारतीय सेवा के अंतर्गत 3 आते हैं, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस। ठीक है, तो अगर बात करें तो इसमें जो भारतीय वन सेवा आईएफएस है, ये अखिल भारतीय सेवा के अंतर्गत मानी जाती है, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, भारत में लोकपाल और लोकायुक्त के पद निम्नलिखित में से किस पर आधारित हैं? तो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये जो आधारित हैं वो स्कैंडिनेविया के ऑम्बुड समन पर आधारित हैं, ओम्बुड समन पर आधारित हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। इसमें जो लोकपाल दिया गया है, लोकपाल का काम होता है भ्रष्टाचार की जांच करना। ये पॉइंट आपको याद रख लेना है। क्या काम है? भ्रष्टाचार की जांच करना। और यह बिल जो लागू किया था, वो जो बिल लागू हुआ था लोकपाल, वो ये 16 जनवरी, ये भी पॉइंट याद रख लेना है क्योंकि पूछा जा सकता है। 16 जनवरी 2014 में लागू किया गया था यह बिल। तो ये भी पॉइंट आपको याद रख लेना है क्योंकि लोकपाल, और जो पहले लोकपाल थे उनका क्या नाम था? उनका नाम पिनाकी चंद्र घोष था। ये भी पॉइंट याद कर लेना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारतीय सेना के सेंट्रल कमांड का मुख्यालय, ठीक है, यहाँ है, या पूछा गया कहाँ है आपसे, तो इसका आंसर बताना है। तो भारतीय सेना के सेंट्रल कमांड का जो मुख्यालय है वो लखनऊ है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। इस पॉइंट को आपको देख लेना है कि भारतीय सेना के सेंट्रल कमांड का मुख्यालय लखनऊ में स्थित है और भारतीय थल सेना के 7 कमांड में बांटा गया है। पहला पश्चिमी कमांड है जो हरियाणा में है, दूसरा है पूर्वी कमांड जो कि कोलकाता के में है, और तीसरा है उत्तरी कमांड जो कि उधमपुर में है, चौथा है दक्षिणी कमांड जो कि पुणे में है, पांचवा मध्य कमांड है जो कि लखनऊ में है। ठीक है, मध्य मतलब सेंट्रल था इसीलिए लखनऊ में है। छठवां है दक्षिणी पश्चिमी कमांड जो कि जयपुर में है, सातवां है प्रशिक्षण कमांड जो कि शिमला में है। तो इन सभी पॉइंट को याद कर लेना है। अगला प्रश्न है, वायुसेना के पद एयर मार्शल के समतुल्य थल सेना में कौन से पद हैं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लेफ्टिनेंट जनरल, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। यहाँ पे आपको इन पॉइंटों की भी याद कर लेना है कि जो थल सेना, वायुसेना, नौसेना में उनके समतुल्य पद कौन से होते हैं। जैसे पहला जनरल होता है, और वायुसेना में एयर चीफ मार्शल होता है, और नौसेना में एडमिरल होता है। लेफ्टिनेंट जनरल के बराबर एयर मार्शल होता है और वाइस एडमिरल होता है। ठीक है, मेजर जनरल के बराबर एयर वाइस मार्शल होता है और रियर एडमिरल होता है, और ब्रिगेडियर के बराबर एयर कमोडोर होता है और नौसेना में कमोडोर होता है। ठीक है, और कर्नल की बात करें तो कर्नल के बराबर, अगर बात करें वायु में तो ग्रुप कैप्टन होता है, और जल में बात करें तो कैप्टन होता है, और फिर थल में बात करें लेफ्टिनेंट कर्नल के बराबर बिग कमांडर होता है वायुसेना में, और जल सेना में कमांडर होता है। मेजर की बात करें तो थल सेना में मेजर होते हैं, और वायुसेना इस स्क्वाड्रन लीडर के बराबर होते हैं, और जल सेना में लेफ्टिनेंट कमांडर के बराबर होते हैं। और थल में कैप्टन जो होते हैं और कैप्टन के बराबर होते हैं अगर वायुसेना में फ्लाइट लेफ्टिनेंट, और जल सेना में लेफ्टिनेंट। तो इन पॉइंटों को आपको देख लेना, इतने हैं। इन सभी को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, एक बार देख लेना क्योंकि इनसे भी प्रश्न बन सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में पुलिस उपाधीक्षक की भर्ती है तो परीक्षा व साक्षात्कार निम्न में से किसके द्वारा किया गया है? तो वो जो किया जा रहा है वो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड जो दिया गया है गलत है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा किया जा रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ये उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल, उत्तर प्रदेश दरोगा का जो पोस्ट है वो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता, अगर आपसे पुलिस उपाधीक्षक का पूछा गया तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा किया जाता है, जो कि बी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश रेलवे पुलिस में कुल कितने अनुभाग हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 6 अनुभाग हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अब हम लोग देख लेंगे 6 अनुभाग कौन कौन से हैं। तो वर्तमान में 6 अनुभाग हैं। एक है मुरादाबाद, लखनऊ, गोरखपुर, इलाहाबाद, आगरा एवं झांसी। इन सभी पॉइंट को याद कर लेना है। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश आर्म्ड कांस्टेबुलरी एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? तो ये
भारत को आज़ाद होने के 1947 के एक साल बाद पारित कर दिया गया 1948 में, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। सभी रकमों को जो प्राप्त या वितरित की गई है उस स्थानों पर किस पुलिस प्रपत्र में दर्ज किया जाएगा, आपको बताना इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह होगा 214, पुलिस प्रपत्र 214, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। अगला प्रश्न, अराजपत्रित श्रेणी के पुलिसकर्मी किसके द्वारा अनुमोदित सामग्रियों, रंगों, बनावट तथा किस्म की वर्दी पहनेंगे। तो ये पुलिस महानिदेशक के द्वारा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने दोस्त, इसमें कुछ इम्पोर्टेंट है जो कि मैंने वन लाइनर में कर दिया, इनको भी आपको देख लेना है। अपराध रजिस्टर से किसी अपराध को अगर निकाल देना, किसी अपराध को निकाल देने के लिए किसकी मंजूरी हमें आवश्यक है। तो डीएम की हमें मंजूरी लेनी पड़ती है। अगर कोई अपराध किया है उसको रजिस्टर से अलग करना है, निकालना है, तो किसका आदेश लेना है, डीएम का। पुलिस विभाग के प्रधान अधिकारी कौन होते हैं। तो वो होते हैं डीजीपी। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, पुलिस विभाग के डीजी। और राजस्व विभाग में आईएएस तथा पीसीएस अधिकारियों के पदों का सृजन किस विभाग के अंतर्गत किया गया है। तो वो अनुभाग 4 के अंतर्गत किया गया है। इन पॉइंट को भी याद रखना है। उत्तर प्रदेश में लोक अदालतों की शुरुआत कब की गई थी। तो ये 1987 ईस्वी में की गई थी। इन पॉइंट को भी याद रखना है। उत्तर प्रदेश को कितने न्यायिक जिलों में बांटा गया है। तो ये 46 न्यायिक जिलों में बांटा गया है। इन्हें भी याद रखना है। पुलिस अधिनियम 1861 के अंतर्गत विशेष पुलिस अधिकारी की नियुक्ति की जा सकती है, किसके द्वारा। तो ये पुलिस निरीक्षक के आवेदन पर मजिस्ट्रेट के द्वारा। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। तो जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न थे मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। तो एक भी प्रश्न आपको मिस नहीं करना है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने मित्र तक शेयर कर देना। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, जिसका नाम एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर चैनल है। आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। मिलूंगा एक दूसरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।